welcome back to EduSol. I hope you all are doing good and welcome to yet another series of our channel. In this series, we are going to discuss about Indian political thoughts. पिछली सीरीज में हमने वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स के बारे में डिस्कस करा था, वेस्टर्न थिंकर्स को हमने डिस्कस करा हुआ था कि कौन कौन से ऐसे थिंकर्स हैं जो कि वेस्टर्न वर्ल्ड से बिलोंग करते हैं, उनको हमने डिस्कस करा हुआ था। इस सीरीज़ में हम इंडियन थिंकर्स को डिस्कस करेंगे जो कि इंडिया से बिलोंग करते हैं एंड फ्रॉम एंशियंट टू मॉडर्न, एंशियंट टाइम से लेकर मॉडर्न टाइम तक के थिंकर्स को हम सबको डिस्कस करेंगे। एंड ये सीरीज़ आपके हर एग्ज़ाम में, सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में यूज़फुल होने वाले हैं। और साथ ही साथ अगर आप ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो उसमें भी ये सीरीज़ आपको बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इंडियन पॉलिटिकल थॉट से रिलेटेड क्वेश्चंस अगर आप पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट से हैं तो वो आपको मिलते रहते हैं, क्वेश्चंस आते रहते हैं, पीजी एंड यूजी में भी आते रहते हैं। एंड या फिर जब भी हम बात करते हैं नेट की या टीजीटी पीजीटी एंड यूपीएससी में ही हम ले लेते हैं पीएसआईआर को एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर हम देख लेते हैं तो वो भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये सीरीज़ को पढ़ना आपको, क्योंकि इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स को हम हर जगह पाते हैं। इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स से हम हर रोज़ कुछ ना कुछ क्वेश्चंस हमारे आसपास आते रहते हैं। लाइक गांधी, नेहरू, इन सब तो बिल्कुल ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अम्बेडकर, क्योंकि इनका कॉन्स्टिट्यूशन से काफ़ी ज़्यादा लेना देना है, तो वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि किसकी थिंकिंग्स कहाँ तक थी और कितना किसके बाद से कितना रिफॉर्म हुआ, कौन से थिंकर ऐसे हैं जो हमारी सोसाइटी में रिफॉर्म के लिए आगे आए, या फिर कौन से हैं जो कि कुछ वेदास की तरफ हमको लेके जाते हैं। तो इन सब में सारे थिंकर्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एंड वन बाय वन हम सबको डिस्कस करते हुए चलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एंशियंट थिंकर्स को पढ़ेंगे, देन आफ्टर दैट हम मॉडर्न पे भी जाएंगे एंड मेडिवल, क्योंकि मेडिवल में काफ़ी कुछ है नहीं, काफ़ी कोई इंपॉर्टेंट थिंकर आते नहीं हैं। मेडिवल को थिंकिंग के लिए या फिर थिंकर्स के लिए या फिर थॉट्स के लिए एक डार्क एज माना जाता है। माना जाता है कि उस टाइम पर ना ही कोई थिंकिंग डेवलप हो पाई थी, ना ही कोई साइंटिफिक टेम्पर डेवलप हो पाया था, और वो टाइम काफ़ी एक डार्कनेस में बीता था जहाँ पर कोई थिंकिंग या फिर थॉट डेवलप नहीं हुई थी। बट मॉडर्न टाइम्स में जब रेनेसेंस आ जाता है, रेनेसा आ जाता है, उसके बाद जो थिंकर्स आते हैं वो रिफॉर्म की बातें करते हैं, वो कुछ नई लोगों में इक्वालिटी की बातें करते हैं, कुछ नई चीज़ें लेकर आते हैं। सो वो सब चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे, वो अच्छे से एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे एंड इट गोना बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। क्योंकि इंडियन थिंकर्स की वेस्टर्न जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती है जो आपको नहीं समझ में आए, बट क्योंकि हम जब इंडियन की बात करते हैं तो इंडियन से हम स्टार्टिंग से जो चीज़ें हमारे अपब्रिंगिंग में हम समझते आए हैं, देखते आए, वो चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और वो हमें समझ में भी बहुत अच्छे से आएंगी। So, all the very best for this series and without wasting our time let's get into the video और देखते हैं कि स्टार्टिंग कुछ इंट्रोडक्शन में हमें क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो हम देख लेते हैं। हमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेना चाहिए कि इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स का जो इंट्रोडक्शन है हमें उस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। वो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो भी इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स का जो ट्रेडिशन है उसे माना जाता है कि ये वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट से पहले का है। इसको हम कैसे प्रूव करते हैं, हाउ कैन वी प्रूव दैट कि ये जो हमारा इंडियन पॉलिटिकल थॉट का जो भी ट्रेडिशन है वो वेस्टर्न से पुराना है। वो हम इस तरीके से कर सकते हैं क्योंकि हमने देखा, पिछले सीरीज़ में हमने देखा था, हमने सोक्रेटिस को पढ़ा, ओके, हमने प्लेटो को पढ़ा, हमने एरिस्टोटल को पढ़ा। सबसे ओल्डेस्ट जो माने जाते हैं वो ग्रीक थिंकर्स माने जाते हैं और ग्रीक थिंकर्स में ये तीनों माने जाते हैं, सोक्रेटिस, प्लेटो एंड एरिस्टोटल। इन लोग का जो भी टाइम पीरियड था वो 4th सेंचुरी बीसी टू 2nd सेंचुरी बीसी था। 4th सेंचुरी टू 2nd सेंचुरी का था इनका टाइम पीरियड। तो अगर इन लोग का टाइम पीरियड ये है और हमारे जो भी थिंकर्स हैं, जो एंशियंट थिंकर्स हैं हमारे, वो कौन कौन थे, वो लाइक कौटिल्य को हम देख लेते हैं या फिर बुद्ध को हम देख लेते हैं। बुद्ध तो 6th सेंचुरी में थे, इनसे भी पहले थे ना, 6th सेंचुरी बीसी में बुद्ध थे, तो इनसे भी पहले थे। एंड जो भी कौटिल्य थे, मॉडर्न टाइम जो था वो भी पहले था। जब हम बात करते हैं इंडियन पॉलिटिकल थॉट की, तो इंडियन पॉलिटिकल थॉट को हम दो कैटेगरीज में, दो स्ट्रीम्स में डिवाइड कर सकते हैं। वन है एंशिएंट पॉलिटिकल थॉट एंड अनदर इज मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट। सो लेट्स गो
थ्रू एंशियंट पॉलिटिकल थॉट। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो ये एंशियंट पॉलिटिकल थॉट्स हैं, इन्हें हम हिंदू पॉलिटिकल थॉट्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जो भी एंशियंट टाइम था हमारा, जो एंशियंट पीरियड था, वो ज़्यादातर हमारे वैदिक जो भी वेदास है उनसे हमें पता चलता है कि उस टाइम पर क्या चीज़ें हैपन हो रही थी। और उस टाइम पर जो डोमिनेटिंग कम्युनिटी थी यहाँ पे, वो हिंदूज़ की थी। बाद में बुद्धिस्ट आते हैं। बुद्ध जब 6th सेंचुरी में जब वो आते हैं, उसके बाद से कोई और निकल के आ रहा है, कोई और सेक्ट निकल के आ रहा है। उससे पहले तो कोई नहीं आ रहा है। उससे पहले डोमिनेटिंग कम्युनिटी हिंदू थी, इसलिए इसे हिंदू पॉलिटिकल थॉट्स भी बोलते हैं हम। सो ये जो एंशियंट पॉलिटिकल थॉट्स हैं, ये वैदिक पीरियड से स्टार्ट होते हैं, जो सेकेंड मिलेनियम BC से शुरू होता है। एंड अकॉर्डिंग टू भिगु पारेख, इंडियन रिफ्लेक्ट मोर कंटिन्यूटी दैन ऑफ चेंज। देखिए, कंटिन्यूटी होते जा रही है इंडियंस में, क्योंकि यहाँ पर कोई अचानक से ड्रास्टिक चेंज नहीं हो रहा है। यहाँ पर चीज़ें ऐसे हो रही हैं, धीरे धीरे हो रही है, धीरे रिफॉर्म हो रहा है। देखिए, ग्रीक में हमने क्या देखा था? ग्रीक में हमने देखा था, जो भी थिंकर्स थे, एंशियंट थिंकर्स जो थे, वो मानते थे कि जो ये किंग है, वो सीधा भगवान ही है। उनको एज अ गॉड ट्रीट करा जाता था, क्योंकि उनको माना जाता था कि ये कुछ गलत कर नहीं सकता, किंग कैन नॉट डू एनीथिंग रॉन्ग, ऐसा माना जाता था। बट हमारे यहाँ क्या था? हमारे यहाँ हमने मनु को माना, फर्स्ट माना, उनको पहला किंग माना। लेकिन उन्हें क्या माना गया कि वो उन्हें ब्रह्मा ने बनाया है। एंड ही सेंड हिम टू रूल दिस अर्थ। उन्होंने यहाँ पर रूल करने के लिए उन्हें भेजा है। मनु इज़ नॉट गॉड, वो कोई भगवान नहीं है। उनको भेजा गया है यहाँ पर रूल करने के लिए, और ग्रीक वर्ड में उनको ही भगवान मान लिया जाता है। तो यहाँ पर धीरे धीरे चीज़ें हो रही है, कंटिन्यूटी से चल रही है, कोई ड्रास्टिक चेंज नहीं हो रहा है। एंड बुद्धिस्ट एंड हिंदू ट्रेडिशन जो भी है, वो ज़्यादा कहीं डिफर नहीं करते हैं। देखिए, एंशिएंट थॉट जो था, वो एक तो था हिंदू, एंड सेकेंड वॉज बुद्धिस्ट 6th सेंचुरी में जब बुद्ध आते हैं, अपना उपदेश देते हैं, उनको एनलाइटमेंट होता है, उसके बाद वो एक धर्म लाते हैं। बट वो और हिंदू से ज़्यादा डिफर नहीं करता है। बुद्ध किस चीज़ के बारे में बोलते थे? वो हमेशा मध्यम मार्ग के बारे में बोलते थे। मतलब एक मिडिल पाथ होना चाहिए जिस पे हमें चले। हम ना ही बिल्कुल से एकदम सुपरस्टिशियस चीज़ें माने, ना एकदम से किसी चीज़ पे बिल्कुल बेस्ड ही रहें कि यही चीज़ हमारी है, इस पे ही हमको चलना है। लाइक उस टाइम पर क्या हो चुका था, जब बुद्ध आए, उस टाइम पर क्या हो चुका था कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ ये हो गई थी कि उस टाइम पर प्रीस्ट को सारा का सारा दिया जाता था कि जो भी प्रीस्ट लोग हैं वही सबसे ऊपर हैं, और प्रीस्ट लोगों की पूजा करनी चाहिए, एंड प्रीस्ट लोग को धन देना चाहिए ताकि वो खुश रहें। अगर वो खुश हैं तो उनके माध्यम से भगवान खुश है। तो इन चीज़ों को, इन सुपरस्टिशंस को हटाने बुद्ध आए थे। इसलिए बुद्ध मध्यम मार्ग की बातें करते थे। बस वही चीज़ें जो हिंदूज़ में बुराई थी। देखिए, बुराई नहीं बोल सकते, लेकिन जब कोई भी चीज़ को इतनी बहुत फोर्सफुली यूज़ करा जाने लगता है, तो वो चीज़ बुराई ऑटोमेटिकली बन जाती है। उसको हम बुराई नहीं कह सकते हैं। लेकिन उस टाइम तक प्रीस्ट को इतना ज़्यादा माना जाने लगा था, उनको एज अ भगवान ट्रीट करा जाने लगा था, इसलिए बुद्ध आए। और बुद्ध ने एक मिडिल पाथ निकाला कि हमको ना ही नास्तिक बन जाना है, ना ही बिल्कुल से एकदम से उसी में रम जाना है, बल्कि हमको एक मिडिल पाथ निकालना है जहाँ पर हर किसी के लिए जगह हो, हर एक सेक्शन के लिए जगह हो। देखिए, फिर उसमें बुद्धिज्म हम जब पढ़ेंगे तो उसमें हम ये चीज़ें बिल्कुल अच्छे से डिस्कस करेंगे। बट टुडे आई एम जस्ट गिविंग एन ओवरव्यू कि हम पूरी सीरीज़ में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सो हिंदू, इसके बाद जो हिंदू ट्रेडिशन है वो क्या होता है, वो दो टाइप में डिवाइड हो जाता है। वन इज़ धर्मशास्त्र एंड अनदर इज़ दंडशास्त्र। दंडशास्त्र, डू नॉट कंफ्यूज इट विद पनिशमेंट। जैसा कि आज हम ये वर्ड दंड को एज अ पनिशमेंट यूज़ करते हैं कि उनको इस चीज़ का दंड मिला, ऐसा यूज़ करते हैं। बट ये जो भी ये दंड है, ये सिर्फ एज एन पनिशमेंट नहीं यूज़ करा जाता था उस टाइम पर। उस टाइम पर इसको आर्गुमेंटेशन के लिए यूज़ करा जाता था, इसको प्रिजर्वेशन के लिए यूज़ करा जाता था, इसको एक्विजिशन के लिए यूज़ करा जाता था। जो भी हमें प्राप्त है, सबसे पहली चीज़ जो हमें नहीं प्राप्त है, ओके, जो हमारे पास नहीं है, उसको एक्वायर करने के लिए यूज़ किया जाता था। फिर उसके बाद जो हमने एक्वायर कर लिया है, उसको प्रिजर्व करने के लिए इसको यूज़ करा जाता था। एंड उसके बाद जो हमने
प्रिजर्व करके रखा हुआ है उसको हमें किस तरीके से अपने उपयोग में लाना है, किस तरीके से उसका हमें यूज़ करना है, आर्गुमेंट किस तरीके से उसको करना है, वो उसके लिए उसके बाद ये जो सारे रिसोर्सेज हैं, जो भी सारे रिसोर्सेज हैं, उनका किस तरीके से फेयर डिस्ट्रीब्यूशन करा जा सके, फेयरली डिस्ट्रीब्यूट करा जा सके, जिससे ईच वन हर किसी को कुछ ना कुछ मिल सके, इसके लिए यूज़ किया जाता था। और दंड शास्त्र में यही चीज़ें दंड नीति बताती हैं और यही चीज़ें कौटिल्य भी अर्थशास्त्र में बताते हैं। वो जब हम कौटिल्य को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में, उसमें हम इसको बहुत ही बेहतर तरीके से समझेंगे। बट नाउ लेट्स मूव टू द धर्म, दैट ये जो भी धर्म शास्त्र है, ये धर्म शास्त्र क्या है। ये जो धर्म है, मीनिंग ऑफ धर्म, आज हम धर्म को किस तरीके से बोलते हैं, दैट कि धर्म एज एन रिलीजन हम यूज़ करते हैं कि ये जो धर्म है ये रिलीजन है। अलग अलग रिलीजन्स जो हैं उनको हम हिंदी वर्ड जब यूज़ करते हैं उसका हम धर्म बोल देते हैं। बट धर्म इज़ नॉट रिलेटेड टू ओनली रिलीजन, रिलीजन से सिर्फ धर्म नहीं रिलेट करता है। जो ये हिंदू धर्म है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये धर्म जो है वो कहाँ से आया, मैं ये आपको बता देती हूँ। ये जो हिंदू फिलॉसफी है वो 4 टाइप के पुरुषार्थ वो बताती है कि ये 4 चीज़ें हर किसी को फॉलो करनी चाहिए, लोगों को आनी चाहिए, मतलब लोगों को इन चीज़ों को एक्वायर करना चाहिए, अपने अंदर लाना चाहिए। उसमें से जो फर्स्ट ऑफ ऑल चीज़ है वो है धर्म है। धर्म का मतलब क्या होता है, मीन्स टू होल्ड ट्रुथ। धर्म आज हम एज अ रिलीजन मानते हैं धर्म को, बट इट इज़ नॉट ओनली अ रिलीजन, ये सिर्फ रिलीजन से रिलेट नहीं करता है, ये है सच बोलने से है। जो भी सच्चाई है उसको हम अपने अंदर धारण करें, उसको हम अपने अंदर होल्ड करें, वो है। और अगर आप किसी भी यूरोपियन वर्ड से ये सोच रहे हैं कि आप धर्म को डिफ़ाइन कर ले जा रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि धर्म का कोई भी यूरोपियन वर्ड नहीं है। धर्म के लिए कोई इंग्लिश मीनिंग नहीं है धर्म की। धर्म खुद ही में एक ऐसा वर्ड है जो फुल है, उसको कोई और वर्ड ऐसा है नहीं जो कि उसे डिफाइन कर सके। धर्म इज़ बेस्ड ऑन रटा अ कॉस्मिक लॉ। धर्म को ऐसा माना जाता है कि जो भी कॉस्मिक ऑर्डर्स हैं वो है, इफ़ नॉट फॉलोड लीड्स टू डिस्ट्रक्शन। और ये जो भी धर्म है ये हर किसी को फॉलो करना चाहिए। एंड ये जो धर्म है, अगर इस पर लोग नहीं चलते हैं, अगर इसको नहीं फॉलो करा जाता है, तो ये डिस्ट्रक्शन को लीड करता है। देखिए, एक टीचर का धर्म क्या है, वो अपने जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको बेहतर से बेहतर शिक्षा देने की कोशिश करे, ये उसका धर्म है। एज अ डॉक्टर, एक डॉक्टर का धर्म क्या है कि वो जो भी उसके पेशेंट्स हैं उनका बेहतर से बेहतर इलाज कर सके। एंड तो ये धर्म है। धर्म इज़ नॉट ऑलवेज गो इनटू रिलीजन, हमेशा धर्म रिलीजन ही नहीं होता है। धर्म वो होता है कि जो सही है, जो सच है, उसको हम लेकर चलें। और धर्म अनअल्टरेबल होता है, उसको हम कभी किसी चीज़ से अल्टर नहीं कर सकते हैं। एंड सेकेंड थिंग इज़ अर्थ। अर्थ इज़ समथिंग रिलेटेड टू वेल्थ एंड मटेरियल प्रॉस्पेरिटी। जैसा कि अर्थ में बोलते हैं वर्च्यू, ये सारे वर्च्यूज़ है जो सब में होने चाहिए। तो अर्थ जो वर्च्यू है ये भी होने चाहिए। वेल्थ एंड मटेरियल प्रॉस्पेरिटी इज़ इम्पॉर्टेंट एज वेल एज इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अगर वेल्थ एंड मटेरियल प्रॉस्पेरिटी आपके पास नहीं होती है, वो भी डिस्ट्रक्शन को ही लीड करती है। आफ्टर दैट काम इज़ समथिंग लाइक सेटिस्फैक्शन, डिज़ायर्स का जो भी होता है वो ग्रेटिफिकेशन ऑफ डिज़ायर्स होता है। एंड समथिंग इंक्लूडिंग सेक्शुअल इंजॉयमेंट्स भी उसमें आते हैं। एंड एस्थेटिक प्लीजर्स थ्रू आर्ट्स एंड कल्चर्स, जो भी हमारे आर्ट्स एंड कल्चर है उससे भी हमें काफ़ी प्लेजर मिलता है कि हमको कोई आर्ट बनाते हैं या फिर कोई कल्चर को हम देखते हैं, लाइक हम कोई डांस देख रहे हैं, उससे भी हमें प्लेजर मिलता है। इट इज़ ऑल्सो कम्स इन काम। एंड मोक्ष, लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये जो भी सारी तीनों चीज़ें हैं, तीनों पुरुषार्थ हैं, ये तीनों किसके लिए करा जाता है, ताकि हमको मोक्ष मिल सके, एट द एंड ऑफ द डे हमको मोक्ष प्राप्त हो सके। एंड मोक्ष क्या होता है, फाइनल लिबरेशन और इमेंसिपेशन ऑफ सोल टू गॉड, जो भी ईश्वर हैं उनसे हमारा जब इमेंसिपेशन हो जाता है, वही चीज़ को हम बोलते हैं मोक्ष बोलते हैं। एंड आफ्टर दैट लेट्स गो थ्रू मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स। हम इसमें मतलब हमने एंशियंट तो देख लिया कि एंशियंट में क्या चीज़ें हमें पढ़नी है आगे। हमें अभी
धर्म शास्त्र भी अच्छे से पढ़ना है और दंड नीति को भी अच्छे से पढ़ना है। एंड अब उसके बाद जो आता है वो नेक्स्ट पार्ट आ जाता है मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स का, सॉरी मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स का, जिसमें हम मॉडर्न थिंकर्स को पढ़ेंगे। तो मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स कब से स्टार्ट होते हैं? वही 19 टू 20th सेंचुरी में, जो भी देखिए मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट्स में एडवेंट ऑफ रिनेसा सबसे पहले हमें देखना है। एडवेंट ऑफ रिनेसा, हमें रिनेसा की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जो भी लेटर वैदिक पीरियड था, लेटर वैदिक पीरियड में काफ़ी ऐसे बुराइयां आ गई थी हमारी सोसाइटी में, हमारे इस हिंदू जो भी कम्युनिटी थी उसमें। लाइक लेटर वैदिक पीरियड से हमें ये देखने को मिलता है, सती प्रथा देखने को मिलती है, जिसमें हस्बैंड के फ्यूनरल पर किसी भी वुमेन जिस विमेन का हस्बैंड जल रहा होता है उसके फ्यूनरल पे सब बिठा दिया जाता है एंड उसके साथ उसको बर्न किया जाता है। एंड ये बहुत ही बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी सोसाइटी में, जिसका कि कोई रिफॉर्म नहीं था। इसके लिए आते हैं राजा राम मोहन राय, सबसे पहले आते हैं, जिन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना करी थी इन 1828 में। ये ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं सती प्रथा को हटाने के लिए। इन सब की वजह से हमको रिनेसा लाना पड़ा, अनटचेबिलिटी की वजह से, सती प्रथा की वजह से, पर्दा प्रथा की वजह से। एंड हज़ारों ऐसी चीज़ें थी विडो रीमैरिज के लिए, कि विडो का भी रीमैरिज होना चाहिए, एंड जो भी चाइल्ड मैरिज हो रहा था, एंड गर्ल इन्फेंटिसाइड हो रहा था। इन सब की वजह से हमको लाना पड़ा, रिफॉर्म आना बहुत ज़रूरी हो गया था। इन रिफॉर्म्स को लाने के लिए रेनेसा के टाइम पर कई सारे सोसाइटीज़ फॉर्म करी जाती हैं, कई सारे ऐसे थिंकर्स, कई सारे ऐसे रिफॉर्मर्स निकल के आते हैं जो कि बताते हैं, सबको सही रास्ता दिखाने का प्रयास करते हैं। एंड इस रास्ता दिखाने के प्रयास में सब एक अपना अलग थॉट लेकर आते हैं, जिसके बाद एक अलग स्ट्रीम बन जाती है, स्ट्रीम ऑफ थॉट्स। किसी के थॉट्स लिबरल हुआ करते थे तो किसी के थॉट्स आइडियल हुआ करते थे। लाइक जो भी लिबरल थॉट्स रखते थे, लिबरल थॉट्स रखने में सबसे पहले आ जाते हैं राजा राम मोहन राय आ जाते हैं। एंड काफ़ी सारे थिंकर्स आते हैं, लाइक दादा भाई नौरोजी, महादेव गोविंद रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले। ये सब जो है वो लिबरल्स में गिने जाते थे। आफ्टर दैट जो स्ट्रीम जन्म लेती है, लिबरल वाले क्या होते थे कि इन बहुत ही किसी को बहुत फोर्सली लागू नहीं करा करते थे, इन बहुत ही सिंपलीफाइड तरीके से, सिंपल तरीके से लागू करते थे। इन लोग जो थे वो कभी भी ब्रिटिशर्स के खिलाफ नहीं जाते थे। इनको लगता था कि जो ब्रिटिशर्स कर रहे हैं वो हमारी सोसाइटी को सुधारने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि जो भी चीज़ें कर रहे थे वो स्टार्टिंग का टाइम था, तो इन्हें लग रहा था कि जो ब्रिटिशर्स कर रहे हैं वो तो हमारे लिए अच्छा कर रहे हैं, हमारे लिए बेहतर कर रहे हैं। एंड हमारी सोसाइटी को, जो कि अनकल्चर्ड है, जो कि अनएजुकेटेड है, जिनको कुछ नहीं आता है, उनके लिए यही सब ठीक है और ये शायद इनके तरीके से कुछ सुधार हो सके। इसलिए ये बहुत ही लिबरल थॉट रखा करते थे। आफ्टर दैट आ जाते हैं आइडियल स्ट्रीम वाले। आइडियल स्ट्रीम वाले क्या बोलते हैं कि आइडियल स्ट्रीम में वही लोग आएंगे जो लोग लाइक एक नेशन बनाना चाहते होंगे, क्योंकि हमने पिछले सीरीज़ में क्या देखा था, जो आइडियलिस्टिक लोग हुआ करते थे वो क्या चाहते थे कि एक यूनिफाइड स्टेट हो हमारा। लाइक इटली अलग अलग टुकड़ों में बटा हुआ था, उसके लिए मैकियावेली चाहता था कि मेरा स्टेट यूनिफाइड हो जाए, इटली जो भी है वो यूनिफाइड हो जाए। तो इसी तरीके से जो हमारे यहाँ आइडियलिस्ट लोग थे वो चाहते थे एक यूनिफाइड स्टेट हो, और यहाँ पर क्योंकि ये एक कंट्री है जहाँ पे हिंदू मुस्लिम ये लोग रहते हैं, तो ये ब्रिटिशर्स को यहाँ से भाग जाना चाहिए, ब्रिटिशर्स को यहाँ से हटा देना चाहिए। एंड वो लोग हमारा एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, हमारे लोगों का एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं। ये चीज़ें आइडियलिस्टिक लोग समझ रहे थे कि जो भी ब्रिटिशर्स हैं इनकी वजह से हमारा कुछ भला नहीं होने वाला, ये तो सब बर्बादी करने वाले हैं। सो जो भी आइडियलिस्टिक लोग हैं वो चैम्पियंस थे नेशन इंडियन नेशनलिज्म की। सो उसमें जो इम्पोर्टेंट होते हैं वो आ जाते हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती आ जाते हैं, लाला लाजपत राय भी आ जाते हैं। आफ्टर दैट बाल गंगाधर तिलक आ जाते हैं, बिपिन चंद्र पाल एंड अरबिंदो घोष आ जाएंगे। इन सब को हम डिस्कस करेंगे आगे। एंड आफ्टर दैट जो है ह्यूमनिस्ट स्ट्रीम, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग और सबसे बेहतर चीज़ मुझे लगती है एज अ पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, सबसे बेहतर चीज़ यही होती है कि ह्यूमनिज़्म को कोई प्रमोट करने वाला हो। ह्यूमनिज़्म के प्रमोटर्स में
सबसे प्रोमिनेंट हो जाते हैं स्वामी विवेकानंद। सबसे पहले कोई ह्यूमनिस्ट की बातें कर रहा है, ह्यूमनिज्म के बारे में कोई बोल रहा है, तो वो आ जाते हैं इंडिया में स्वामी विवेकानंद। आफ्टर दैट रविंद्रनाथ टैगोर भी ह्यूमनिज्म के बहुत ही बड़े सपोर्टर थे। एंड एम एन रॉय। अभी मैं ह्यूमनिज्म बोल रही हूँ, ये आप सोच रहे होंगे कि इंडिया के पर्सपेक्टिव में ह्यूमनिज्म क्या है। इंडिया के पर्सपेक्टिव में भी ह्यूमनिज्म वही है जो वेस्टर्न वर्ल्ड वाले बोलते थे। काफ़ी कुछ उससे मिलता जुलता रहता है कि हर एक इंसान का कुछ जो भी व्यू पॉइंट है वो हमें देखना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। एंड आफ्टर दैट किसी एक एक चीज़ को वैल्यू ना देकर ह्यूमन डिग्निटी को वैल्यू देना चाहिए, और किसी और एडवांटेज को छोड़कर ह्यूमन के एडवांटेज के बारे में सोचना। और इनका मानना हुआ करता था कि जो भी सभी लोग इक्वल हैं, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ वेरिएशंस इन सेक्स, रेस, रिलीजन और नेशन। सारे लोग इक्वल हैं, किसी को किसी रिलीजन या फिर नेशन के बेसिस पे सबको अलग नहीं करा जा सकता, किसी को ऊंचा या फिर किसी को नीचा नहीं बोला जा सकता। आफ्टर दैट आते हैं सोशलिस्ट स्ट्रीम के थिंकर्स, जो जिनका की मानना था सोशलिज्म में। सोशलिस्ट स्ट्रीम के थिंकर्स को देखते हैं, तो सोशलिस्ट स्ट्रीम के जो थिंकर्स हैं वो इंडियन थिंकर्स भी वेस्टर्न या फिर यूरोपियन सोशलिस्ट थिंकर्स की तरह वर्किंग क्लास के लिए हमेशा बोला करते थे, वर्किंग क्लास को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा प्रयासरत रहते थे। एंड वो यही चाहते थे कि जो भी ओनरशिप है, लाइक किसी भी चीज़ की ओनरशिप है, वो सोशल हो जाए इंस्टेड ऑफ बीइंग इंडिविजुअल। वो सोसाइटी के बेस्ड पे हर चीज़ की ओनरशिप होनी चाहिए। एंड सोशो इकोनॉमिक रिकन्स्ट्रक्शन की फैसिलिटी प्रोवाइड करानी चाहिए। और साथ ही साथ जो यूरोपियन थिंकर्स थे वो सिर्फ और सिर्फ मैटेरियल वैल्यूज़ में बोला करते थे, मैटेरियल वैल्यूज़ के बारे में बोला करते थे। बट जो इंडियन थिंकर्स हैं वो मटेरियल के साथ साथ स्पिरिचुअल वैल्यूज़ को भी मायना देते थे, क्योंकि इंडिया में हम देखते हैं हमारे स्पिरिचुअल वैल्यूज़ को बहुत माना जाता है। जो भी हमारे स्पिरिचुअल वैल्यूज़ है उनको हम बहुत ही ज़्यादा महत्वता देते हैं। इस वजह से ये थिंकर्स भी स्पिरिचुअल वैल्यूज़ और मटेरियल वैल्यूज़ दोनों के लिए बोलते थे, दोनों के लिए आवाज़ उठाते थे। एंड इसमें जो भी प्रोमिनेंट थिंकर्स हुआ करते थे वो हैं आचार्य नरेंद्र देव एंड जयप्रकाश नारायण हो गए, राम मनोहर लोहिया। और थोड़ा बहुत मतलब कभी कहीं कभार पर जवाहरलाल नेहरू भी सोशलिज्म के बेस पर चलते थे, वो भी बहुत बिलीव करते थे सोशलिज्म में। लेकिन क्योंकि गांधीज़म में भी बहुत ही ज़्यादा बिलीव करते थे जवाहरलाल नेहरू, इसलिए इतना ज़्यादा उनका सोशलिज्म में बहुत ही ज़्यादा उनका कोई योगदान नहीं माना जाता है। आफ्टर दैट आ जाता है फेमिनिस्ट थॉट। सो जो भी फेमिनिस्ट स्ट्रीम वाले थिंकर्स हैं वो हमेशा वेमेन के इमेंसिपेशन के लिए बोलते थे, वेमेन के एम्पावरमेंट के लिए बहुत ही प्रॉब्लम्स फेस किया करते थे। और हर एक सोशल रिफॉर्म का पार्ट वो वुमेन को बनाना चाहते थे, वुमेन को आगे लाना चाहते थे, उनको भी जो इकोनॉमिक हमारे इकोनॉमी है उसमें कुछ पार्ट देना चाहते थे। सो इसमें इम्पॉर्टेंट थिंकर्स फ्रॉम हम देखते हैं कि काफ़ी सारे हो जाते हैं। जो लिबरल थे वो भी कुछ उनमें से कुछ आ जाते हैं जो फेमिनिस्ट हैं। और जो फिर गांधी जी को भी हम देखते हैं, वो भी फेमिनिज्म में काफ़ी ज़्यादा विश्वास करते, मतलब फेमिनिज्म को काफ़ी बढ़ावा दिया करते थे कि जो विमेंस हैं उनको पीछे नहीं रहना चाहिए, विमेंस को आगे आकर हर चीज़ में पार्ट लेकर इकोनॉमी को मजबूत बनाने में साथ देना चाहिए एंड वगैरह वगैरह हर चीज़ें बोला करते थे। इस बारे में भी काफ़ी कुछ बोला करते थे। एंड ज्योतिबा फुले, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, ये सभी बोला करते थे। और जो फेमिनिस्ट लीडर मोस्ट इम्पॉर्टेंट मानी जाती हैं वो मानी जाती हैं पंडिता रमाबाई। पंडिता रमाबाई रनाडे के बारे में हम पढ़ेंगे। और ये ऐसा माना जाता है कि इनकी वजह से काफ़ी चेंजेस आए, काफ़ी रिफॉर्म्स हुए विमेन के स्टेटस में। और ये फेमिनिस्ट स्ट्रीम की चीफ रिप्रेजेंटेटिव इन्हें माना जाता है इन मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट्स में। आफ्टर दैट हम कुछ क्रिटिक्स को देखेंगे, क्रिटिक्स जो कि हिंदू कास्ट सिस्टम के हैं। हिंदू कास्ट सिस्टम के कई सारे क्रिटिक्स हैं। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले क्रिटिक हमारे यह हो जाते हैं B.R. अम्बेडकर, क्योंकि इनको अनटचेबिलिटी से बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ करती थी। जो दलित्स को जो लोग अनटचेबल मानते हैं,
अनटचेबल की तरह ट्रीट करते हैं, उनको उनके खिलाफ थे ये। एंड ये हिंदू कास्ट सिस्टम की एक बड़ी बुराई भी हो गई थी। एंड इन सब को हम धीरे धीरे करके डिस्कस करेंगे, वन बाय वन डिस्कस करेंगे। और क्रिटिक्स, हिंदू कास्ट सिस्टम के क्रिटिक्स में कहीं ना कहीं गांधी जी भी आ जाते हैं एंड जवाहरलाल नेहरू भी आ जाते हैं। हम इन सबको डिस्कस करेंगे, वन बाय वन डिस्कस करेंगे। एंड इट गोना बी मोस्ट इंटरेस्टिंग सीरीज आई थिंक, क्योंकि इसमें हमें इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स को समझने को मिलेगा, उनके बारे में जानने और पढ़ने को मिलेगा। आगे हमारे लिए कौन से ऐसे थिंकर्स हैं जो प्रोमिनेंट थिंकर्स की भूमिका निभाएंगे, हमने ये भी देखा। सो हम नेक्स्ट लेक्चर में जब स्टार्ट करेंगे थिंकर्स के बारे में पढ़ना, तो हम फर्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे मनु के बारे में एज द एक्सपोनेंट ऑफ धर्मशास्त्र। धर्मशास्त्र के स्टडी करेंगे हम, एंड आफ्टर दैट हम बाकी थिंकर्स को समझते जाएंगे। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। इफ़ यू लाइक द लेक्चर, हिट द लाइक बटन, एंड इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन, ताकि मेरे जो भी नए अपडेट्स हों आपको टाइम टाइम पे मिलते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।